हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी एजुकेटिव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया है फोटोसिंथेसिस की इंट्रोडक्शन और अर्ली एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। देखते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग लाइट रिएक्शंस की स्टडी करेंगे और इसकी टॉपिक्स है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, यह क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, क्लोरोप्लास्ट की क्या फंक्शन होती है। नंबर थर्ड, इनटेक ऑफ CO2। CO2 का इंटेक किस प्रकार से होता है, पत्तियों में CO2 किस तरह से एंटर करती है। उसके बाद इनटेक ऑफ H2O, पत्तियों तक H2O किस प्रकार से पहुंचती है। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप्स है वह है 4 स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। उसमें ये 4 स्टेप्स है। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पिगमेंट ही है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करती है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, किस प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। नंबर 3, रिडक्शन ऑफ NADP। NADP का रिडक्शन होता है NADPH में। उसके बाद जानेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, किस तरह से ATP की सिंथेसिस होती है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज संजीव कुमारी। आई हैव मोर देन 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल फील्ड। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यह पत्तियों के मेसोफिल सेल में पाई जाती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। यह क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप करती है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स एंड थाइलाकोइड्स। तो यह जो है डबल मेम्ब्रेन है, यह दिस इज आउटर लेयर एंड दिस इज इनर लेयर। आउटर लेयर इज मोर परमिएबल देन इनर लेयर। और ये जो सब्सटेंस हम देख रहे हैं, जेली लाइक सब्सटेंस, यह क्या है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर सी इज थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। यह जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यह क्या है, थाइलाकोइड्स है। सिंगल इस तरह की है अगर तो इसे थाइलाकोइड्स कहेंगे। और अगर इस तरह से बहुत सारे थाइलाकोइड्स एक के ऊपर एक अगर इस तरह से अरेंज हो तो उसे ग्रेनम कहते हैं। या सिंगल जो होगी उसे क्या कहेंगे, थाइलाकोइड्स कहेंगे। और इस तरह से एक के ऊपर एक अगर थाइलाकोइड्स अरेंज हो, लगभग 10 से 20 थाइलाकोइड्स इस प्रकार से एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर है। और जब इस प्रकार के ये एक थाइलाकोइड से इस तरह से एक के ऊपर एक बहुत सारे थाइलाकोइड्स अरेंज हैं तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है सिंगल इस प्रकार के मीनार जैसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसे ग्रेनम कहते हैं। और इस तरह से जब बहुत सारे ग्रेनम मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ग्रेना इज प्लूरल फॉर्म। ये जो थाइलाकोइड्स है इसके अंदरूनी हिस्से को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। इस थाइलाकोइड्स में बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख पिगमेंट हैं जिनमें से कि ये है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं जिनमें क्लोरोफिल A एंड B प्रमुख है। उसी तरह से कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। क्लोरोफिल A पिगमेंट यह जो है यह मेन पिगमेंट है एंड क्लोरोफिल B, जेंथोफिल एंड कैरोटीन यह सब एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल A की यह केमिकल फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। इसे क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल B को इस प्रकार से लिख सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्लोरोफिल B की है C55H70O6N4Mg। और इसकी कलर कैसी होती है, क्लोरोफिल A ब्लू ग्रीन कलर की होती है और क्लोरोफिल B येलो ग्रीन कलर की होती है। कैरोटीन यह ऑरेंज कलर की होती है और जेंथोफिल येलो कलर की होती है। हम क्या जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप जो है वह लाइट डिपेंडेंट है जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। और सेकंड स्टेप जो है वह लाइट इंडिपेंडेंट है जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो यह लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है यह थाइलाकोइड्स में होती है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि डार्क
डार्क रिएक्शन या स्ट्रोमा में होती है। नंबर 2 इज फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ट्रैप द सोलर एनर्जी ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होती है वह क्या करती है, सोलर एनर्जी के डिफरेंट वेवलेंथ्स को ट्रैप करती है, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट एटसेट्रा। और नंबर 2 क्या है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करती है, ब्लू एंड रेड लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है और किस कलर को रिफ्लेक्ट करती है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है। नंबर 3, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एक्टिवेट्स द क्लोरोफिल एंड दस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट्स। क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा जैसे ही लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नंबर 4, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेसिस। जैसा कि मैंने बताया कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है यानी डार्क रिएक्शन, उसमें कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है और यह प्रोसेस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के इसी स्ट्रोमा में होती है, यह जो स्ट्रक्चर है। नंबर 3 इज इनटेक ऑफ CO2, intake of CO2 through tiny pores on the lower surface of the leaves called stomatal aperture। हम क्या जानते हैं कि लीफ की 2 सतह होती है, ऊपरी सतह और निचली सतह। ऊपरी सतह में अपर एपिडर्मिस पाई जाती है और निचले में लोअर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में जो टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। जैसे यह आप देख पा रहे हैं कि यह क्या है, स्टोमेटल अपर्चर है और इसके इस तरफ यह जो है यह गार्ड सेल्स है। यह आप देख पा रहे हैं कि यह गार्ड सेल्स है ना, यह न्यूक्लियस है, ठीक है। और यह जो वैक्यूल है, अंदर की स्पेस वैक्यूल है, तो यह स्टोमेटल अपर्चर, और यह जो गार्ड सेल्स है किडनी शेप की या बीन शेप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, यह गार्ड सेल्स है और यह स्टोमेटल अपर्चर है। यह स्टोमेटल अपर्चर और गार्ड सेल्स के सहित क्या कहते हैं, इसे स्टोमेटा कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म क्या है, स्टोमा है, एंड प्लूरल फॉर्म को स्टोमेटा कहते हैं। इसी स्टोमेटल अपर्चर यानी टीनी पोर्स के द्वारा CO2 लिप्स के अंदर प्रवेश करती है। स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग से रिलेटेड 2 थ्योरीज दी गई है। नंबर 1 इज शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी एंड नंबर 2 इज पोटासियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। पिछले वीडियो में मैंने इन दोनों थ्योरीज की डिटेल्स बताई है, इस वीडियो में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 1 शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी के बारे में मैं बता रही हूँ। शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी क्या है, इसकी डिटेल में बता रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। जब इस गार्ड सेल में ग्लूकोज के फॉर्मेशन के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाती है तो नेबरिंग सेल से वाटर इसकी ओर मूव करते हैं बाय एंडोस्मोसिस प्रोसेस। एंडोस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा नेबरिंग सेल से वाटर इसमें एंटर करती है और इसके फलस्वरूप गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटल अपर्चर जो है यह वाइडन हो जाती है और स्टोमाटा खुल जाती है। आप देख पा रहे हैं कि स्टोमाटा ओपन है। इसके रिवर्स जब नेबरिंग सेल्स में वाटर की कमी हो जाती है तो एक्सोस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर बाहर निकल आएंगे, तो यह जो गार्ड सेल्स है फ्लैसिड हो जाएगी। वाटर के लॉस के कारण गार्ड सेल्स क्या होगी, फ्लैसिड हो जाएगी और स्टोमेटल जो है अपर्चर वह नैरो हो जाएगी और स्टोमाटा गार्ड सेल्स के फ्लैसिडिटी के कारण बंद हो जाएगी। यह थी शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। पोटासियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान ATP बनते हैं। दिस ATP is source of energy. This ATP facilitates the potassium ion to go inside the guard cells. यह ATP क्या करती है, नेबरिंग सेल से पोटासियम आयन को अंदर आने देती है, जिसके कारण जब गार्ड सेल्स में पोटासियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटल अपर्चर वाइडन हो जाती है, यानी कि स्टोमाटा खुल जाती है। इस प्रकार से देख रहे हैं स्टोमाटा ओपन हो गई है। और रात में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है यानी ATP की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उस समय
गार्ड सेल से पोटेशियम आयन नेबरिंग सेल्स की ओर मूव कर जाते हैं, ठीक इस तरह से। ड्यू टू लॉस ऑफ पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स क्लोजेस द स्टोमेटल अपर्चर। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि स्टोमेटल अपर्चर जो है वह बिल्कुल नैरो हो गई है और स्टोमाटा क्लोज हो गई है। तो यह थी पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। नंबर 4 इज इनटेक ऑफ H2O यानी वाटर। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। यहाँ जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसी के द्वारा मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स इन सेल्स इन रूट हेयर्स इंक्रीजेस। रूट हेयर में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स इन द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा रूट हेयर्स में वाटर प्रवेश कर जाते हैं और जाइलम टिश्यू के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जहां पर अधिक कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से वाटर मॉलिक्यूल्स कम कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की ओर मूव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसी प्रोसेस के द्वारा जब रूट हेयर्स में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो मिट्टी से वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा रूट हेयर्स में प्रवेश करते हैं और फिर जाइलम टिश्यू के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। नंबर 5 इज 4 स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शंस। ये जो 4 बेसिक स्टेप्स हैं लाइट रिएक्शंस के, इसे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन एक्चुअली ग्रुप ऑफ रिएक्शन है जो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करने के बारे में बताता है। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रॉबिन हिल ने 1937 में की, इसलिए इसे हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यह रिएक्शन 2 प्रकार से संपन्न होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे जेड स्किम भी कहते हैं, एंड द अदर इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दोनों की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यह नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यह थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है और यह साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यह स्ट्रोमल लैमेली में होती है। यह जो ग्रैनम, 2 ग्रैनम को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है इसे स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं, दैट इज स्ट्रोमल लैमेली। इस स्ट्रक्चर को स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। इसी में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है। हम लोग लाइट रिएक्शन की स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि इसी रिएक्शन के द्वारा लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। हम क्या जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन में होती है। जब भोजन निर्माण की प्रक्रिया डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन की स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन निर्माण की प्रक्रिया तो ठीक है कि डार्क रिएक्शन में हो रही है, लेकिन भोजन निर्माण करने से पहले उसकी तैयारी भी तो करनी होती है। तो लाइट रिएक्शन क्या है? इसमें भोजन निर्माण हो नहीं रहा, इसमें सिर्फ भोजन निर्माण की तैयारी हो रही है। इसके लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी लाइट रिएक्शन सनलाइट के एब्सेंस में नहीं हो सकती है। वहीं एक बार अगर भोजन निर्माण की तैयारी हो गई लाइट रिएक्शन में, तो उसके बाद सनलाइट रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भोजन निर्माण की प्रक्रिया पर। यानी डार्क रिएक्शन के लिए सनलाइट की अनिवार्यता नहीं है, यानी वह लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। वहाँ पर सनलाइट मिले ना मिले भोजन निर्माण की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, भोजन निर्माण की प्रक्रिया होगी ही। तो यह जो लाइट रिएक्शन है यह भोजन बनाने की तैयारी है। भोजन निर्माण की जो तैयारी है उसमें हम क्या क्या करते हैं? जैसे मान लो हमें रोटी बनानी है तो हम क्या करेंगे? पहले आटा लेंगे, आटा गूँथेंगे, फिर रोटियां बेलेंगे, उसके बाद भोजन बनाएंगे यानी रोटियां सेकेंगे। तो भोजन जो निर्माण हो रही है यानी रोटी जो बन रही है वह प्रोसेस जो है वह डार्क फेज की प्रोसेस है। और लाइट फेज की प्रोसेस में क्या क्या आ गई? आटा गूँथना, रोटियां बेलना, इतना ये जो तैयारी हो रही है रोटियां पकाने की, यह जो है
यह लाइट रिएक्शन का फेज है। तो हम क्या करेंगे कि लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने की तैयारी करते हैं, यानी इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो हम जानते हैं कि डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होता है और CO2 रिड्यूस होकर के ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, C6H12O6 यानी ग्लूकोज है ये। ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए और यह हाइड्रोजन चाहिए। तो CO2 से हम क्या जान रहे हैं कि कार्बन तो मिल जा रहे हैं और ऑक्सीजन भी मिल जा रहे हैं, पर यह हाइड्रोजन नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग करते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में तो यह ग्लूकोज बनती है। भोजन बनाने के लिए हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चाहिए, पर CO2 के रिडक्शन से हमें कार्बन और ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है पर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है। तो भोजन निर्माण करने के लिए क्या है, हमारे पास पूरी तैयारी नहीं है। तो इसी तैयारी को लाइट रिएक्शन कहते हैं, यानी जो हाइड्रोजन है वाटर की स्प्लिटिंग से मिलती है। तो यह वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, लाइट रिएक्शन में हो रही है। भोजन निर्माण के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, तो यह एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ATP और NADPH के रूप में लाइट रिएक्शन से मिल रही है। यह ATP और NADPH क्या करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। लाइट रिएक्शन में पौधे क्या करते हैं, इसके लिए सिर्फ भोजन निर्माण की तैयारी कर, भोजन निर्माण के लिए भोजन जो है वो बनती है डार्क रिएक्शन में। तो अब हम लाइट रिएक्शन पढ़ लेते हैं, यानी पौधे किस प्रकार से अपने भोजन निर्माण की तैयारी कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। यह जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यह नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि यह जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर यह कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल ही नहीं है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिसके द्वारा आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को इजी वे में समझ पाएंगे। एक घर है जिसमें एक माँ अपने बच्चों के साथ रहती है और उस माँ के कई सारे बच्चे हैं, पर एक बच्चा जो कि काफ़ी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, उस बच्चे से ही वो बाहर का काम करवाती है, ठीक है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि यह बच्चा जो है वो अच्छे प्रकार से कर लेगा। एक बार माँ ने बच्चे को कहा, बच्चे का नानी घर और दादी घर पास पास था, तो माँ ने बच्चे को 2 लड्डू दिए और उसने कहा कि दादी को देकर आओ। तो बच्चा एकदम खुशी से एक्साइटेड हो गया। वह 2 लड्डू लेकर कहाँ गया, उसे कहाँ जाना है, नानी घर से दादी घर जाना है। तो वह 2 लड्डू पाके एकदम से एक्साइटेड हो गया और निकल पड़ा। उसे रास्ते में 3 फ्रेंड्स मिले, ठीक है, उसे कितने फ्रेंड्स मिले, 3 फ्रेंड्स मिले, जिसमें से एक उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसने उसे गिफ्ट दिया, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड ने उसे क्या दिया, उसे गिफ्ट दिया। उसके बाद वह चला गया कहाँ, वह पहुँच गया दादी घर। दादी घर में उसने वो 2 लड्डू दे दिए, प्लस क्या हुआ कि वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा वह एक्साइटेड हो गया और उसे दादी ने क्या कहा, दादी ने कहा कि यह जो 2 लड्डू लाए हो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो इसे क्या करो, अपनी फुआ को दे आओ। तो बच्चा क्या हुआ, फिर वहाँ से चल पड़ा, बहुत एक्साइटेड हुआ, 2 लड्डू लेकर चल पड़ा। फिर वह फुआ के यहाँ गया। फुआ ने क्या किया, उस दोनों लड्डू को अपनी तरह से यूटिलाइज करके उसे, जो लड्डू बच्चा लेकर आया था उसे अपने ढंग से क्या किया, यूटिलाइज किया और उसे छोटे छोटे बूंदी में बदल दिया। और बच्चा जो है वह घर वापस आया भी नहीं, अपनी माँ के पास बच्चा घर वापस नहीं आया। इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ कि बच्चा जो घर से निकला था वह घर वापस आया ही नहीं। फिर क्या हुआ, जब बच्चा घर वापस आया ही नहीं तो उसकी माँ के आंसू छलक पड़े। अब इस स्टोरी को इसके माध्यम से समझते हैं कि यह स्टोरी इस पर फिट बैठती है या नहीं। मैंने क्या कहा था, एक घर है जिसमें माँ अपने बच्चों के साथ रहती है, उसके कई सारे बच्चे हैं, पर एक बहुत इंटेलिजेंट है जो कोई भी काम बहुत स्मार्टली करता है। तो यह क्या है, एक घर है,
क्लोरोप्लास्ट के स्टडी में हमने जाना कि थैलाकॉइड्स है, उस थैलाकॉइड में दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। यह फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है क्या? इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अरेंज होते हैं। यह है क्लोरोफिल ए और इसके चारों तरफ है इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स एक्सेट्रा। इसे क्या कहते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं या इसे एंटीना भी कहते हैं। इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एलएचसी, या इसे एंटीना भी कहते हैं। इसी फोटो सिस्टम 2 को हमने क्या कहा था स्टोरी में कि यह नानी घर है, और फोटो सिस्टम 1 को हमने कहा था कि यह दादी घर है। और बच्चे को जाना कहाँ था? यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से यानी नानी घर से दादी घर की ओर जाना था। और बच्चे को जाना कहाँ था? नानी घर से दादी घर, यानी फोटो सिस्टम 2 जिसे हमने नानी घर कहा, यहाँ से इसे जाना था फोटो सिस्टम 1 में। ठीक है। और इसके लिए बच्चे को क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, इसे ईटीसी कहते हैं, बच्चे को कहाँ से कहाँ गुजरना है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा गुजरना है, तब जाकर के इसे यह अपने दादी घर पहुंचेगा। ठीक है। इतनी सी स्टोरी में क्या क्या होता है देखते हैं। जैसे ही सनलाइट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है इस पर पड़ती है, तो एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करती है? इसे क्लोरोफिल ए के पास भेज देती है। क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पर यह एक्साइट होती है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन एकदम से एक्साइट होकर कहाँ चले जाते हैं? इसे कौन पिक करता है? इसे एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसा कि हमने कहा था स्टोरी में कि बच्चे को माँ ने 2 लड्डू दिए, यानी कि या 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और बच्चा जो है वह अपने 3 फ्रेंड से मिला, तब जाके वह दादी घर पहुंचा। तो यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर उछल पड़े और इसे एक्सेप्ट किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, और उसके बाद यह 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किसे करता है? प्लास्टोक्यूनॉन को। PQ इज रिफर्ड फॉर प्लास्टोक्यूनॉन। उसके बाद यह 2 इलेक्ट्रॉन PQ किसे देता है? CY को, साइटोक्रोम को। और यह साइटोक्रोम 2 इलेक्ट्रॉन किसे पास करता है? प्लास्टोसाइनिन को। और यह 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम किसे देता है? प्लास्टोसाइनिन को। और यह प्लास्टोसाइनिन 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को दे देता है। ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था कि बच्चे को रास्ते में 3 फ्रेंड्स मिले, तो वह 3 फ्रेंड्स है PQ, CY एंड PC। फिर मैंने बताया कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे गिफ्ट दिया, तो बच्चा एकदम एक्साइटेड हो गया, एनर्जेटिक फील करने लगा। तो वह क्या है? यह ATP की फॉर्मेशन है। साइटोक्रोम पर क्या होती है कि ADP जो है वह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP का निर्माण करती है, जिसे यहाँ पर देख पा रहे हैं ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसे केमियोस्मोसिस थ्योरी के द्वारा हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर एक ATP की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को मिल गए, फोटो सिस्टम 2 से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वह इसे मिल गए फोटो सिस्टम 1 को। साथ ही साथ इसने क्या किया? सनलाइट से रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं वह है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ। जब इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर यह फोटोन्स पड़े, तो एक्सेसरी पिगमेंट्स ने इसे पास किया क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए फिर क्या हुआ? यहाँ के पिगमेंट्स एक्साइट हुए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन उछाला। 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसे एक्सेप्ट किया किसने? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। जैसा कि मैंने कहानी में समझाया था कि बच्चा जब दादी घर पहुंचता है तो बच्चे को क्या मिलता है? 2 लड्डू तो उसने दादी को दे ही दिया, प्लस उसे दादी का बहुत लाड़ प्यार भी मिला। बच्चा बहुत एनर्जेटिक फील करने लगा। बच्चे को फिर दादी ने क्या कहा कि फुआ के पास 2 लड्डू दे कर आओ। बच्चा फिर चला गया, तो उसे फिर यहाँ से यह कहाँ आया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया
उसे यह पास कर देता है फेरिडॉक्सिन को, जिसे मैंने क्या कहा था कहानी में कि बच्चे ने 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लड्डू किसे पहुंचाना है, बच्चे को वह 2 लड्डू फुआ के पास पहुंचाना है, दैट इज फेरिडॉक्सिन। ठीक है, उसके बाद यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है फेरिडॉक्सिन ने इसे अपने ढंग से यूटिलाइज किया और इसे NADP+ को रिड्यूस कर दिया और क्या बनाया, NADPH बनाया। दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP। जैसा कि स्टोरी में मैंने कहा था कि फुआ ने क्या किया, उस लड्डू को यूटिलाइज किया अपने तरीके से और उसे लड्डू जो बड़े आकार के थे उसे रिड्यूस करके छोटे छोटे बूंदी में बदल दिए, तो दैट इज द रिड्यूस फॉर्म, इट इज कॉल्ड NADPH। NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इस तरह से हमने क्या देखा कि बच्चा जो घर से निकला था वह घर वापस आया ही नहीं, यानी जो बच्चा घर से निकला था वह फिर वापस घर आया ही नहीं, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे वह क्या हुआ कि घर यानी फोटो सिस्टम 2 में वापस आया ही नहीं। इससे क्या होगा कि अगर इस तरह से प्रोसेस चलती रही तो फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब बच्चा घर वापस आया ही नहीं तो माँ के आंसू छलक पड़े, यानी आंसू यानी पानी। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो रही है फोटो सिस्टम 2 में, उसकी कमी कैसे पूरी होगी, यह जो मैंने कहा था आंसू छलक पड़े यानी पानी की स्प्लिटिंग से पूरी होगी। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, H2O सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट करती है और बनाती क्या है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यह जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है यह फोटो सिस्टम 2 को मिल जाते हैं और यह जो ऑक्सीजन है यह स्ट्रोमा में चली जाती है और यह जो हाइड्रोजन आयन है यह थैलाकॉइड के ल्यूमेन में बरकरार रहती है। यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ एक ATP की फॉर्मेशन हुई और एक NADPH की फॉर्मेशन हुई और क्या हुआ, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ जिससे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति की गई। ठीक है, यह फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। यह जो है ATP और NADPH यह डार्क रिएक्शन में फ्यूल का काम करते हैं यानी ईंधन का काम करते हैं। इसी की सहायता से डार्क रिएक्शन में भोजन का निर्माण होता है। इसमें हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वह फोटो सिस्टम 2 से निकलकर कहाँ गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा यह पहुंचे फोटो सिस्टम 1 में। उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए वह कहाँ पहुंचे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो इस प्रकार से जो रचना बनती है जेड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इसे आप फिर से देख लें, इस तरह की संरचना जो बन रही है यह जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसे क्या कहते हैं, जेड स्कीम भी कहते हैं। अब केमियोस्मोसिस की स्टडी कर लेते हैं। यह डायग्राम क्लोरोप्लास्ट के अंदर की संरचना है जिसमें यह थैलाकॉइड है और थैलाकॉइड के बाहर हम जानते हैं कि स्ट्रोमा होती है। थैलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह की कॉइन जैसी रचना है एंड दिस इज बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि थैलाकॉइड की यह बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। दिस इज आउटर लेयर एंड दिस वन इज इनर लेयर, और यह जो बाहर की स्पेस है यह स्ट्रोमा है। इससे पहले हमने क्या देखा, सनलाइट इस तरह से फोटो सिस्टम 2 पे पड़ रही है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो क्लोरोफिल स्थित है वह क्या कर रही है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर वह एक्साइट हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन उसने उछाल दिए और इस 2 इलेक्ट्रॉन को किसने कैप्चर किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। और उस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पास किया अपने 2 इलेक्ट्रॉन PQ को, प्लास्टोक्यूनोन को। प्लास्टोक्यूनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन पास किया साइटोक्रोम को और साइटोक्रोम ने पास किया प्लास्टोसाइनिन को और प्लास्टोसाइनिन ने उस 2 इलेक्ट्रॉन को पास किया फोटो सिस्टम 1 को। फोटो सिस्टम 1 पर भी सनलाइट पड़ रही है और ये सनलाइट की रेड वेवलेंथ को पाकर एक्साइट होती है जिसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर। यह 680 पर एक्साइट हो रही थी। अब जो इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए है यह 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट से एक्साइट होकर के इसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी उछाल दिए और
उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किसने किया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पास कर दिया फेरिडॉक्सिन को। फेरिडॉक्सिन ने क्या किया कि यहाँ जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट थे NADP उसे रिड्यूस कर दिया। यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिसने क्या किया, NADP को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर दिया। और इस प्रोसेस में एक हाइड्रोजन आयन तो NADP प्लस के साथ अटैच हो गए और एक हाइड्रोजन आयन जो बच गए वह इस स्ट्रोमा में रह गए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फोटो सिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल है वह एक्साइट होकर जब उसने इलेक्ट्रॉन को उछाला तो इलेक्ट्रॉन ने हायर एनर्जी गेन किया। फिर और जब वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा डाउन हिल आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। और इस एनर्जी लॉस को पूरी करने के लिए यहाँ जो प्लास्टोक्विनोन है वह स्ट्रोमा में पाए जाने वाले H+ आयन को खींच लेते हैं और इसे पास कर देते हैं साइटोक्रोम को। और साइटोक्रोम इस हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, इमीडिएटली ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में भेज देता है। तो यहाँ ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में इस तरह से ढेर सारे H+ आयन जमा होते जाते हैं और NADPH की जो फॉर्मेशन हो रही है वह आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड पर हो रही है। अब हम देखेंगे कि थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पर क्या कुछ हो रहा है। तो थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि यह जो 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा फोटो सिस्टम 1 के पास गए थे और फिर यह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए और यह इलेक्ट्रॉन जो है फिर वापस नहीं आए। तो इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर की क्रिया होती है, जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर को तोड़ा जाता है और यह टूटती है। हाइड्रोजन आयन प्लस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह टूटती है। हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होते हैं और एक नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह फोटो सिस्टम 2 में चली जाती है और इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ल्यूमेन में बढ़ती चली जाती है। क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रोसेस लगातार होती रहती है ताकि फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन की कमी ना पड़ जाए। प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन यहाँ बढ़ती जाती है। अगर प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाए इसी तरह से तो ल्यूमेन की मीडियम एसिडिक हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक किया जाता है और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है ADP से ATP के फॉर्मेशन में। यह प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है? जैसे ही ये प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन साइटोक्रोम से पास किए गए ल्यूमेन में तो यह जो स्ट्रक्चर है F0 पार्टिकल इसमें जुड़े हैं और F1 पार्टिकल कंबाइंडली F0 एंड F1 पार्टिकल को ऑक्सीजोम कहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो प्रोटॉन आयन साइटोक्रोम से ल्यूमेन में आए थे, जैसे ही प्रोटॉन यहाँ आते हैं उसे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर यह क्या बना देते हैं, इसे ATP में बदल देते हैं। प्रोसेस जो है स्ट्रोमा में होती है। अब तक हम लोगों ने क्या कुछ सीखा? हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस देख लिया और जेड स्कीम भी देख लिया। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमने देखा कि किस प्रकार से ATP की सिंथेसिस हो रही है और ATP की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। ये हमने देखा कि NADPH कहाँ बन रहे हैं, थाइलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन में बन रहे हैं, लेकिन फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, यह इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड पे हो रही है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ हो रहे हैं, NADPH की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, ATP की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है। तो इस तरह की, और इसमें कौन कौन से एंजाइम शामिल हैं। अब ATP के सिंथेसिस में अगर पूछा जाए कौन से एंजाइम शामिल हैं तो हम क्या कहेंगे, ATP सिंथेस। और NADPH की फॉर्मेशन में कौन सी एंजाइम शामिल है, तो NADP रिडक्टेज। तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बारीकी से पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने हर पहलू को बहुत बारीकी से देखा और अब हम लोग जानेंगे
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रक्रिया में क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन घर से निकलते हैं वह वापस फिर घर में ही आते हैं। जैसा कि हमने नॉन साइक्लिक में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन घर से निकले थे वह वापस घर नहीं आए थे, पर इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन घर से निकले थे वह फिर घर में ही वापस आएंगे। तो इस तरह से एक साइकिल की फॉर्मेशन होती है और इसलिए इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और यह प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जैसे ही सनलाइट पड़ती है, यह क्या है, यह है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे एंटीना भी कहते हैं। यह फोटो सिस्टम 1 है। पहले वाली फोटो सिस्टम 1 नहीं है, जो कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। कि यह कौन सी फोटो सिस्टम 1 है, स्ट्रोमा लैमेली में पाए जाने वाली फोटो सिस्टम है। स्ट्रोमा लैमेली क्या है, जो दो ग्रेना को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। तो यह स्ट्रोमा लैमेली में पाई जाती है फोटो सिस्टम 1। यह है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम एंटीना भी कहते हैं। इसमें क्या होती है कि चारों तरफ ये जो हम देख रहे हैं यह एक्सेसरी पिगमेंट्स है और यह है बीच में क्लोरोफिल ए। तो यह प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जैसे इसमें सनलाइट पड़ती है, सनलाइट में क्या प्रेजेंट होती है, फोटोन्स। तो फोटोन जैसे ही इस पर पड़ती है तो एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करती है कि इस फोटोन्स को चारों तरफ से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्लोरोफिल ए को यह पास कर देती है। क्लोरोफिल ए को जैसे ही सूटेबल वेवलेंथ मिल जाती है तो यह एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को उछाल देती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर यह एक्साइट हो रही है और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को उछाल दिया। इस 2 इलेक्ट्रॉन को किसने कैच किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने कैच किया। और यह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन किसको पास करती है, यह फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन पास करती है। फेरिडॉक्सिन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पास होते हैं, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे पास किए, साइटोक्रोम को, और साइटोक्रोम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसे पास किए, प्लास्टोसाइनिन को। और यह जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें क्या हुआ, 2 एटीपी की प्राप्ति हुई। फर्स्ट एटीपी का निर्माण कहाँ पर हुआ, यहाँ फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन के पास एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। फिर दूसरी एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, साइटोक्रोम के पास। यहाँ पर भी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बना रहे हैं, एटीपी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, तो जैसे ही यह डाउन द ग्रेडियंट आ रहे हैं तो इसमें से एनर्जी भी रिलीज हो रही है और बीच बीच में यह एटीपी की फॉर्मेशन भी कर रही है। तो इस तरह से हमें 2 एटीपी की प्राप्ति होती है, एक फेरिडॉक्सिन के पास और दूसरी साइटोक्रोम के पास। और प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसे प्राप्त हुए थे उस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने कहाँ पास कर दिया, फोटो सिस्टम 1 में। ये आप देख पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 में वापस आ गए। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले थे वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होते हुए फिर वापस कहाँ आते हैं, फिर यहीं पर आ जाते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन में। तो इस तरह से साइकिल की फॉर्मेशन होती है और इसलिए इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यह प्रोसेस कहाँ हो रही है, यह प्रोसेस स्ट्रोमा लैमेली में हो रही है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की लॉस तो हुई ही नहीं यहाँ। तो पिछली बार हमने क्या देखा, नॉन फोटोसाइक्लिक रिएक्शन में कि इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रही थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की लॉस की भरपाई के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया हो रही थी, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जल को तोड़ा जा रहा था। ठीक है, तो अब जो है इलेक्ट्रॉन की लॉस नहीं हुई है तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया भी नहीं होगी, यानी इस प्रोसेस में जल टूटेगा ही नहीं। और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि NADPH की फॉर्मेशन भी नहीं हुई है, वाटर टूटा ही नहीं, जिसके कारण ऑक्सीजन भी लिबरेट नहीं हुए और हाइड्रोजन आयन भी नहीं बने। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कुछ डिफरेंसेस है। तो आइए हम उस डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक में किस प्रकार की डिफरेंसेस होती है वह देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लोकेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की लोकेशन क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की लोकेशन क्या है, यह थैलाकोइड में होती है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होती है, यह स्ट्रोमा लैमेली में होती है। फोटो सिस्टम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों ही चाहिए। यानी हमने क्या देखा था कि बच्चा
नानी घर से दादी घर गया था, यानी फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में गया था। और यहाँ पर क्या है, इस तरह की कोई बात नहीं थी, है ना। यहाँ पर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही पाए जाते हैं, और वो भी थाइलाकॉइड वाले नहीं बल्कि स्ट्रोमा लैमेली वाले। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस की प्रोसेस नॉन साइक्लिक में हो रही है ना, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। बच्चा घर से निकला तो था पर वापस आया नहीं, जिसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी। और इसी पूरी करने के लिए क्या हुआ था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया हुई थी। और यहाँ पर क्या है, बच्चा जो घर से निकला था वो वापस घर आ गया, तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ही नहीं, तो फोटोलिसिस की प्रक्रिया भी नहीं हुई। ठीक है, यहाँ फोटोलिसिस साइक्लिक में फोटोलिसिस की प्रक्रिया नहीं हुई। अब एटीपी नॉन साइक्लिक में 1 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। बच्चा जो घर से निकला था उसे रास्ते में एक उसका बेस्ट फ्रेंड था साइटोक्रोम, उसने उसे गिफ्ट दिया था, यानी एटीपी की प्राप्ति हुई थी 1 एटीपी। यहाँ पर ओनली 1 एटीपी की प्राप्ति हुई। और यहाँ पर साइक्लिक में 2 एटीपी की प्राप्ति हुई थी, यानी फेरिडॉक्सिन के पास भी एटीपी की प्राप्ति हो रही थी और साइटोक्रोम के पास भी एटीपी की प्राप्ति हुई, यानी 2 एटीपी की प्राप्ति हुई। NADPH नॉन साइक्लिक में 1 NADPH का निर्माण हुआ और साइक्लिक में NADPH का निर्माण नहीं हुआ। ऑक्सीजन इवॉल्व हुए नॉन साइक्लिक में, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर की प्रक्रिया हुई और ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुए और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। साइक्लिक में फोटोलिसिस की प्रक्रिया हुई ही नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं हुए। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड आर नॉट साइक्लिक बैक। इलेक्ट्रॉन जो घर से निकले थे वह वापस घर आए ही नहीं, यानी कि नॉन साइक्लिक प्रक्रिया थी। और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड आर साइक्लिक बैक, यानी जो इलेक्ट्रॉन घर से निकले थे वह वापस घर आ गए, यानी यह प्रक्रिया पूरी साइक्लिक हो गई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट, यस, डोनर H2O/S2S। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घर से निकले थे वह वापस आए नहीं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो कहाँ से प्राप्त होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से प्राप्त होती है। इसका डोनर कौन है, H2O है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कौन करता है, H2S। ठीक है, यहाँ H2O इलेक्ट्रॉन डोनर का काम नहीं करता है, ऐसे बैक्टीरिया में H2S ही इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। और साइक्लिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ही नहीं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, एटीपी के फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और यह एटीपी की फॉर्मेशन अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और एटीपी की प्राप्ति नॉन साइक्लिक में सिर्फ एक जगह हो रही है, यानी बच्चे को गिफ्ट सिर्फ एक जगह मिल रहा है, जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने दिया, साइटोक्रोम ने। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन सिर्फ एक जगह हो रही है। और साइक्लिक में फॉस्फोराइलेशन 2 जगह पर हो रही है, पेरिडॉक्सिन के पास एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है और दूसरी साइटोक्रोम के पास भी एटीपी की प्राप्ति हो रही है, यानी 2 एटीपी कुल मिलाकर बने। तो इस तरह से हमने लाइट रिएक्शन की स्टडी समाप्त कर ली है। इस वीडियो में हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा, जिसमें केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, और उसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी सीखा। उसके बाद दोनों की जो डिफरेंसेस होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं वह मेजर डिफरेंसेस हमने देखे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं और C3 साइकिल भी कहते हैं। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।